एफबीआर का सेक्शन है 73 सेल टैक्स का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो कैश की अदायगी है कि हम कोई भी पेमेंट अगर किसी को करते हैं तो वो हमने बैंक के जरिए करनी है या कैश के जरिए करनी है। वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं आसान टैक्स, मैं मोहम्मद नीम अशरफ। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर किसी वेंडर्स को हम लोगों ने पेमेंट अदा करनी है तो उसके लिए हमारे पास लिमिट कितनी है कि हम कितनी पेमेंट कैश के जरिए कर सकते हैं। हमारे पास 50,000 तक की लिमिट है कि अगर आप 50,000 यानी 50,000 अगर आपने किसी को देना है तो आप उसको कैश की शक्ल में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ की पेमेंट 50,000 से ऊपर की है तो उसको आप सिर्फ बैंक के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप बैंक के जरिए पेमेंट नहीं करेंगे तो एफबीआर का नोटिस आपको आ सकता है। वो तमाम चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि देखें, अगर आपने कोई मशीनरी परचेज की है, कोई आपने एसेट परचेज की है और उसकी जो वैल्यू है वो 60,000 है, तो आप उसकी जो कीमत है वो आप उसकी 50,000 तक तो कैश दे सकते हैं उस वेंडर को। लेकिन जो 10,000 है आप कोशिश करें कि पूरे का पूरा जो 60,000 है उसको बैंक के जरिए पे करें। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 10,000 को बैंक के जरिए पे करें, क्योंकि अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपको उसका बैंक का एफबीआर का नोटिस आ सकता है। वो कैसे आ सकता है? क्योंकि जब हम लोग अपनी मंथली बेसिस के ऊपर अपनी सेल टैक्स की अपनी रिटर्न भिजवा रहे होते हैं, उसके अंदर हम इनपुट और आउटपुट की एडजस्टमेंट ले रहे होते हैं। वो आगे जाके डिस्कस करते हैं कि इनपुट और आउटपुट एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है। कि फॉर एग्जांपल कि हमने एक चीज़ परचेज की, उसके ऊपर हमें टैक्स रिसीव हुआ 10,000, ठीक है, जिसको हमने कोई चीज़ परचेज की, टैक्स 10,000 हमें मिला, वो हमारा इनपुट टैक्स है, ठीक है। अब हमने जब कोई चीज़ को सेल किया, जब सेल किया तो हमारा जो आउटपुट था वो हमारा बना 8,000। ओके, 8,000 जब बना तो 10,000 में से हमने 8,000 को जब माइनस किया तो हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 2,000। अब 2,000 जो हमारे पास आया वो हमारा रिफंड बच गया, ठीक है, यानी अगले साल अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हमारा हो गया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो पेमेंट दी थी उसके अंदर हमने मोड ऑफ पेमेंट भी चेक करनी है कि वो कैश है या बैंक है। और कैश एंड बैंक कैसे चेक करेंगे? हम बैंक उसकी पेमेंट की वैल्यू देखेंगे। अगर हमारी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो आपका बैंक भी यूज होना चाहिए। अगर आपकी जो वैल्यू है 50,000 से कम है तो आपने उसके साथ कैश यूज कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक वेंडर ए है, उससे आपने परचेज की एक मशीनरी, उसकी जो कीमत थी वो आपने आपने उसकी कीमत 1,00,000 रुपया पे कर दी। 1,00,000 रुपये के बाद 18% अप्लाई करेंगे तो वो आपका बन जाएगा 1,18,000। अब जो 18,000 है वो आपका सेल टैक्स, आपका इनपुट खड़ा हो गया कि आप उसकी एडजस्टमेंट ले सकते हैं। इसी तरह जब आप अपनी सेल सेल डिक्लेयर करेंगे, जब सेल अपनी डिक्लेयर करेंगे तो आपका जो टैक्स बना वो आपका बना 16,000। अब 18 में से 16 को माइनस किया तो आपका 2,000 रुपया आ गया। अब इसी तरह आप अपना कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे तो एट द एंड क्या होगा कि एट द ईयर आपको एफबीआर का नोटिस आ जाता है जी अपना इनपुट और आउटपुट की चीज़ें वगैरह हमें शो करवाएं। अब जाके तमाम चीज़ें अपनी शो करवा देंगे जी, ये देखें जी हमने ये चीज़ें अपनी सारी डिक्लेयर कर दी हैं, ये हमारा इनपुट है, ये आउटपुट है। ओके इट्स ओके। अब ऐसा करें जो आपने मोड ऑफ पेमेंट यूज़ किया वो हमें ज़रा शो करवा दें। अब आपने 1,00,000 रुपए की 1,18,000 रुपए की मशीनरी परचेज की। अब आपने आपने शो करवाई दी ये जो मशीनरी की पेमेंट है ना ये हमने कैश में पे कर दी। वो कहेगा इट्स ओके। अब कैश जब आपने जब पे किया तो वो कहेगा जी ये आप प्री एडजस्टमेंट नहीं ले सकते क्योंकि आपने सेक्शन 73 को ब्रेक किया। वो ब्रेक इस वजह से किया कि आपकी जो कीमत है वो 50,000 से ज़्यादा है और आपने उसके लिए बैंक के चैनल को यूज़ लाजमी करना था, ठीक है। अब क्या करेगा कि वो जो 18,000 रुपये की एडजस्टमेंट थी उसको वो माइनस कर देगा। जब माइनस करेगा तो आपका जो पेबल बना हुआ था 16,000, वो आपको पूरे का पूरा दोबारा एट द एंड पे करना पड़ेगा। एक तो आपको वो दोबारा पे करना पड़ेगा और दूसरा आपको इसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, आपको कोई फाइन हो सकता है कि आपने सेक्शन को ब्रेक किया। क्योंकि सेक्शन 73 बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि आपने वेंडर को फॉलो करना है कि फॉर एग्जांपल सिंगल वेंडर के लिए ये है और जितने वेंडर के साथ आप काम कर रहे हैं हर वेंडर के लिए यही चैनल आपने यूज करना है। अगर किसी वेंडर से आप 50,000 से ज़्यादा परचेजिंग कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपने बैंकिंग चैनल यूज़ करना है, कैश को इन्वॉल्वमेंट कम से कम करनी है ताकि आप अपने आने वाले जो नोटिस है उससे भी बच सकें, ठीक है। आप ऐसा नहीं करना कि आपने ए से चीज़ें परचेज की और आपने बी को जब चीज़ें बी ए ने चीज़ें बी से परचेज कर ली, ठीक है। अब ए ने जब चीज़ें बी से परचेज की तो जो बी वाला है वो ए को पेमेंट करेगा ना। ऐसा नहीं करना कि अगर आपने ए ने चीज़ें बेची बी को और पेमेंट सी कर रहा है, ऐसे नहीं करना। ऐसे करेंगे तब भी आपको एफबीआर का नोटिस आएगा जी चीज़ें एनटीएन और नाम कंपनी का वो बी का लिखा हुआ है लेकिन पेमेंट उसको सी से आ रही है, तब भी आपने रूल को ब्रेक किया क्योंकि आपने जो पेमेंट करनी है
वो भी आपके जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है, जो आपका बैंक अकाउंट आयरस के अंदर फिल होता है, उसके मुताबिक आपने पेमेंट करनी है। अभी तो आयरस के अंदर जो चीज़ें आपने मेंशन किया होगा अकाउंट नंबर, उसके मुताबिक आप पेमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप उसके मुताबिक पेमेंट नहीं करते, आपने कोई अदर बैंक अकाउंट यूज़ किया जो आयरस में रजिस्टर्ड नहीं है या आयरस में आपने अपडेट नहीं किया हुआ, उसके ऊपर भी एफबीआर का नोटिस आपको आ सकता है। अभी तो वैसे नहीं आएगा क्योंकि अभी तक एफबीआर को उसके ऊपर एफबीआर उसको बोदर नहीं कर रहा। आने वाले दिनों में भी एफबीआर उसको भी एक्टिव कर दे, उसको भी देखिए कि जो जो आपके जो अकाउंट नंबर है वो उसके अंदर मेंशन है, आप सिर्फ उसी अकाउंट को यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए। अगर आप उसके अलावा कोई बैंक अकाउंट यूज करेंगे जो आपके आईआरएस में अपडेट नहीं है, तो एफबीआर का आपको नोटिस आ सकता है। दूसरी चीज़ है कि यूटिलिटी बिल्स एसएनजीपीएल, लेस्को वगैरह, वासा वगैरह के जो बिल हैं, अगर वो 50,000 से ज़्यादा भी आ जाते हैं, आप उसको कैश के ज़रिए पे कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पशन आपको दी हुई हैं बीआर ने कि आपको जो बिल हैं, पीटीसीएल के बिल हो गए, वासा के बिल हो गए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गए, यानी डिफरेंट जो बिल हैं यूटिलिटीज़ के, वो आप कैश की शक्ल में कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी कि अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड से, अनरजिस्टर्ड वेंडर से अगर कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आप कैश की इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इसीलिए क्योंकि उनका इंडियन से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, तो इसलिए आपको मजबूरन वहाँ पे कैश यूज़ करना पड़ता है। तो कोशिश आप ये करें कि उनके साथ भी आप बैंकिंग चैनल को यूज़ करें, ताकि आपके लिए उनको कोई प्रॉब्लम अगर नहीं होती थी, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। बिजनेस को रन करने के लिए आपको अपनी हर तरफ से अपने आप को हर तरफ से सिक्योर करना लाजमी है। ठीक है, यानी जो अगर आप नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से भी कुछ चीज़ें वगैरह परचेज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपने उधर भी अपने बैंकिंग चैनल को यूज़ लाजमी करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई सजेशन हो, तो जरूर मेंशन करें ताकि बाकियों की भी रहनुमाई की जा सके। नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपके पास दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।